ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, आराम में है वो जो तकल्लुफ़ नहीं करता। नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। आजकल एक कहावत प्रचलन में है जिसमें भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव कोई भी जीते, यानी चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत हो, मगर सरकार तो हम ही बनाएंगे, यानी सरकार बीजेपी की ही बनेगी। दरअसल भाजपा को सत्ता में आए 6 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन उसे शायद अब तक अपने नेताओं और अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है कि उनके बूते वो शासन चला पाएंगे। इसीलिए बार बार हर चुनाव के पहले और हर चुनाव के बाद कांग्रेस से नेताओं को तोड़कर भाजपा में लाया जाता है। 2014 में जिस शान से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भाजपा ने दिया था, अब उसी ठाठ से कांग्रेस नेताओं का भाजपा में प्रवेश कराकर कांग्रेस युक्त भाजपा यानी कांग्रेस वाली भाजपा बनाई जा रही है। चाल, चरित्र और चेहरे के दंभ को राजधर्म की भेंट चढ़ाकर मोदी और शाह की जोड़ी भारत और भाजपा की नई इबारत लिख रही है, जिसमें कुछ तेरा या मेरा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें तो सब भाजपा का ही होना चाहिए। केंद्र की सत्ता से लेकर राज्य सरकारों, नगरीय निकायों, पंचायतों, हर जगह सत्ता केवल भाजपा की ही होनी चाहिए या भाजपा के सहयोगियों की ही होनी चाहिए, और जो भाजपा के खिलाफ होगा उसे किसी भी तरह भाजपा का बना लिया जाएगा। और यही भाजपा की राजनीति का मुख्य मंत्र बन गया है। इसीलिए कभी इक्का दुक्का तो कभी थोक के भाव में नेताओं का भाजपा प्रवेश होता है। केसरिया गमछा गले में डालकर गुलदस्तों, मालाओं और मिठाइयों के साथ कांग्रेस नेताओं का भाजपा प्रवेश कराते कराते भाजपा को अब एहसास ही नहीं रहा कि भारत को तो वो कांग्रेस से मुक्त नहीं करा पाई, और खुद कब उसके रंग में रंग गई इसका पता ही नहीं चला। बिल्कुल सूफियों जैसे इश्क का भाव इस राजनीति को देखकर मिल रहा है, जहां ईश्वर इस और भक्त में कोई अलगाव ही नहीं है। आत्मा परमात्मा सब एकाकार हो गए हैं, और भाजपा का ये सूफियाना अंदाज शायद राजस्थान में भी देखने को मिलता, लेकिन फिलहाल भक्त असमंजस में नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ें या केवल रूठ कर कोने में बैठे रहें या भाजपा में शामिल हो जाएं। तो क्या चल रहा है राजस्थान में, आइए सबसे पहले इसे ही देख लेते हैं। राजस्थान में इस वक्त ऐसी सियासी आंधी चली है कि अनिश्चितता की रेत और बेवफाई के कैक्टस हर तरफ नजर आ रहे हैं। कौन किसका अपना है और कौन पराया, ये न तो कांग्रेस की समझ में आ रहा है और न ही भाजपा समझ पा रही है। कुछ दिनों पहले जब सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को बगावती तेवर दिखाने शुरू किए तो भाजपा के चेहरे खिल उठे। जिस राज्य की सत्ता खोने का मलाल था, वहीं ये उम्मीदें बनने लगीं कि देर अबेर कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी और उसे एक और राज्य हथियाने का मौका मिलेगा। 4 महीने पहले मध्य प्रदेश में यही खेल तो उसने आसानी से खेला था और कांग्रेस को मात दे दी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में शामिल करवाने में भाजपा को खास मशक्कत नहीं करने पड़े। वैसे भी तो ये राज ही है कि सिंधिया ने अपनी मर्जी से कांग्रेस छोड़ी या किसी तरह के लालच में या उन पर कोई और दबाव था। खैर, कारण जो भी हो, वो अपने समर्थकों के साथ भाजपा में गए। इसके बाद उनके लिए राज्यसभा की सीट भी पक्की हुई और साथ ही विधायकों के लिए मंत्रिमंडल में जगह भी पक्की हुई। लेकिन राजस्थान में हालात थोड़े अलग हैं। यहाँ सचिन पायलट कांग्रेस से तो नाराज हैं, लेकिन भाजपा के साथ भी नहीं हैं। उनका ये आत्मसम्मान वाला खेल कितने दिनों तक चलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी बहुत से पत्ते खुलने बाकी हैं। राज्यसभा चुनाव तो हो गए, इसका मतलब वहां से कोई उम्मीद पायलट के समर्थकों को नहीं है। कांग्रेस की सरकार गिराना भी आसान नहीं है, क्योंकि संख्या बल अभी पायलट के पास नहीं है और पायलट भाजपा के पास नहीं है। अगर मान लें कि भाजपा सरकार बनाने में कामयाब होती है और यहाँ पायलट सिंधिया वाली भूमिका अदा करते हैं, तब भी क्या उनका इतना रसूख भाजपा सरकार में रहेगा कि वो अपने समर्थकों के लिए मंत्रिमंडल के दरवाजे खोल सकें? केवल विधायक ही बनकर रहना है तो कांग्रेस की सरकार में क्या बुराई है? कुल मिलाकर स्थिति ये है कि जब तक पायलट खुलकर भाजपा में जाने का ऐलान नहीं कर देते, तब तक उनके समर्थक विधायकों के लिए राजनीतिक फायदे की खास गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। अगर पायलट नई पार्टी के गठन का फैसला कर लेते हैं, तब भी सत्ता दूर ही रहेगी। मगर अभी न पायलट अपने पत्ते खोल रहे हैं और न भाजपा। इन दोनों के बीच पायलट के साथ साथ कांग्रेस के बागी विधायक गण इस ब्लाइंड गेम में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब पत्ते खुलें तो बादशाह, बेगम और सत्ता का इक्का सब उनके पास रहे। तो ब्लाइंड गेम में जितनी उम्मीद जीत की रहती है, उतनी ही आशंकाएं हार की भी रहती है। जीते तो सब जीते और हारे तो गेम से बाहर। पायलट वैसे तो कच्चे खिलाड़ी नहीं लगते हैं कि अपना राजनीतिक भविष्य ब्लाइंड गेम के सहारे दांव पर लगाएंगे। उन्हें पता होगा कि उनके पत्तों में कितना दम है, बस उनका ये दम जनता के सामने आना बाकी है। वैसे अभी उन्हें पहली जीत अदालत में दर्ज करनी है, जहां वो अपने ऊपर जारी हुए व्हिप को गलत साबित करने के लिए लड़ रहे हैं। अगर यहां पायलट कांग्रेस को मात देते हैं तो उनका पलड़ा थोड़ा और भारी हो जाएगा।
राजस्थान में बिगड़ते राजनीतिक संकट के बीच राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने बागी विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता नोटिस जारी किया है, क्योंकि राजस्थान के कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के कुछ बागी विधायक कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में बार बार निमंत्रण देने के बावजूद राज्य में पार्टी के मुख्य सचेतक की अपील पर विधानसभा अध्यक्ष ने ऐसा किया। सचिन पायलट और 18 अन्य असंतुष्ट विधायकों ने इस अयोग्यता नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि विधानसभा के बाहर कुछ नेताओं के निर्णयों और नीतियों से असहमत होने के आधार पर उन्हें संसदीय दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। बागी विधायकों ने अपनी रिट याचिका में नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए तर्क दिया है कि उनके द्वारा सदन की सदस्यता का त्याग नहीं किया गया है, इसीलिए दल बदल विरोधी कानून उन पर लागू नहीं हो सकता और न ही बैठकों में शामिल न होने के आधार पर उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। बागी विधायकों के जरिए रिट याचिका राजस्थान विधानसभा सदस्यों की वैधता यानी पार्टी बदलने के आधार पर अयोग्यता नियम 1989 और संविधान की 10वीं अनुसूची के क्लॉज 2(1)(a) को चुनौती देने के लिए दायर की गई है, जिसके मुताबिक स्वेच्छा से एक राजनीतिक पार्टी की सदस्यता का त्याग करने पर सदस्य दल बदल कानून के तहत अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वैसे 10वीं अनुसूची पर बहस बार बार होती रही है। इसके चैप्टर 2 का पार्ट 1(a) कहता है कि सदन में किसी भी दल का सदस्य अगर स्वेच्छा से पार्टी से अपनी सदस्यता छोड़ देता है तो वो अयोग्य करार दिया जा सकता है। कांग्रेस का मानना है कि विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होना स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने जैसा है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इससे सहमत नहीं हैं। तो सचिन पायलट और बाकी विधायकों की सदन में योग्यता या अयोग्यता का फैसला तो अब अदालत में होगा, लेकिन इससे दल बदल विरोधी कानून पर देश में एक नई बहस छिड़ गई है। वैसे इस कानून से इतर एक पहलू नैतिकता का भी है, जिस पर अब ध्यान देना मूर्खता मान लिया जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि जब आप अपनी पार्टी से वफादारी दिखाते हैं तो इससे जनता के भरोसे पर भी आप अपनी जवाबदेही निभाते हैं। आज एक दल में और कल दूसरे दल में महज सत्ता की खातिर शामिल होने से सरकारें तो अस्थिर होती ही हैं, लेकिन संसदीय परंपराओं को चोट भी पहुंचती है। और दुख इस बात का है कि जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से ये चोट बार बार पड़ने लगी है। भारत में दल बदल का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी हमारी आज़ादी। आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में जब कांग्रेस समाजवादी दल ने कांग्रेस गठबंधन छोड़ने का फैसला किया तो इसने अपने सभी विधायकों से कहा कि वो इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ें। इस्तीफा देने वालों में आचार्य नरेंद्र देव जैसे दिग्गज नेता भी थे। भारत के पहले आम चुनावों के बाद 1952 में तत्कालीन मद्रास राज्य में किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो इसी तरह जोड़ तोड़ कर सरकार बनी। 1967 और फरवरी 1969 के विधानसभा चुनावों के बीच भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 550 सदस्यों ने अपना दल बदला था। ये सिलसिला पूरे भारत में कहीं न कहीं चलता ही रहा। तब कांग्रेस ही सबसे शक्तिशाली पार्टी हुआ करती थी, तो उस पर ही सबसे अधिक दल बदल के लिए उंगलियां भी उठीं। मगर वो राजीव गांधी ही थे जिनके शासन में दल बदल रोकने के लिए कानून बना। इसके बाद नाम भले कांग्रेस का उछलता रहा, लेकिन बाकी दल भी पीछे नहीं रहे और अब जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार केंद्र में बनी है तब से केवल दल बदल ही नहीं होते बल्कि सीधे अल्पमत में आई पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिल जाता है। मणिपुर से लेकर गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हर जगह की यही कहानी है। वैसे भारत में दलवादी संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से प्रेरित होकर अपनाई गई और ये देखना दिलचस्प है कि वहां भी दल बदल हुए। संसद के बाहर व्यक्तिगत रूप से पार्टी बदलने से अलग ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी खास मुद्दे पर सांसदों द्वारा दल परिवर्तन की परंपरा को एक प्रकार की मान्यता हासिल है। इसे फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाता है, क्योंकि किसी खास मुद्दे पर ध्रुवीकरण की स्थिति में सदस्य अपने स्थान से उठकर फ्लोर पार करके दूसरे खेमे में आकर बैठ जाते हैं। लेकिन इसमें मुद्दे पर मतभेद होते हुए भी सत्ता का लालच नहीं होता है। कई बार अंतरात्मा की आवाज पर सदन में मतदान के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन भी बुरा नहीं माना गया, मगर भारत में अंतरात्मा की आवाज 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में सुनाई पड़ती है। विधायक भेड़ बकरियों की तरह प्राइवेट विमानों और बसों में ढोकर एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाए जाते हैं। राज्यपाल से लेकर स्पीकर तक पद से ज्यादा राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्धता के मुताबिक रोल निभाते हैं। विधायकों की मनमानी बोलियां लगती हैं और जिसमें खरीदने का दम अधिक हो वो बाजी मार ले जाता है।
और आज के हालात पर नजर डालें तो भाजपा ही बोली लगाने से लेकर बाजी मारने तक में कामयाब नजर आ रही है। इसके बाद सत्ता के मंच पर आकर नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करना कौन सा मुश्किल काम है। उन विधायकों की अंतरात्मा को भी क्या कहें जो पद और पैसे की भाषा ही समझती है और जनसेवा को राजनीति का टाइम पास। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी क्योंकि उन्हें भाजपा में जनसेवा के अवसर अधिक दिखे। अब सचिन पायलट को भी यही शिकायत है कि जनता से किए वादे उनकी सरकार पूरे नहीं कर रही है। अरे भाई, अगर जनता की इतनी ही चिंता है तो आपको उसकी सेवा करने से किसने रोका है? क्या केवल दूसरे दल में जाकर या कोई पद लेकर ही सेवा की जा सकती है? हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे तमाम नेता बार बार गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने अपने लिए आजीवन न कोई पद चाहा न कोई धन का लालच किया। वैसे भाजपा कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने के लिए एक आसान सा शब्द कह देती है, अंतर्कलह। तो आइए एक नजर इस अंदरूनी यानी अंतर्कलह यानी कि अंदरूनी लड़ाई पर भी डाल लेते हैं। परिवार हो या कोई संगठन, उसके मेंबर्स के बीच आपसी मतभेद होने स्वाभाविक हैं और कांग्रेस भी इसकी अपवाद नहीं है। आजादी के पहले भी कांग्रेस के नेताओं में मतभेद थे। देश में कांग्रेस की सरकार रही तब भी किसी न किसी मसले पर कोई सदस्य रूठता या नाराज होता ही रहा, लेकिन बाद में इस मतभेद को युवा बनाम बुजुर्ग की लड़ाई में ढाल दिया गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी जब सक्रिय राजनीति में उतरी तब से ये संघर्ष शुरू हुआ है। इंदिरा गांधी को कांग्रेस के कुछ नेता और विपक्षी नेता गूंगी गुड़िया कहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत इस तरह साबित की कि देश के चुनिंदा मजबूत नेताओं में आज तक उनकी गिनती होती है। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि नेतृत्व और अडिग रहकर फैसले लेने के गुण में उम्र आड़े नहीं आती। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी को भी युवा बनाम बुजुर्ग के संघर्ष से गुजरना पड़ा और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी वही दौर देखना पड़ रहा है। उनके साथ कांग्रेस के और भी कई युवा नेता हैं जिन्हें अपने सामने बुजुर्गों से मिली चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन इस वजह से बहुतों को पार्टी छोड़ने का बहाना भी मिल गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसकी ताजा मिसाल हैं। वैसे महाराष्ट्र में संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा और अब शायद प्रिया दत्त भी कांग्रेस के नाराज युवा नेताओं में शुमार हैं, क्योंकि उन्हें भी सचिन पायलट की नाराजगी जायज लगी। इधर हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा, उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद, दिल्ली में संदीप दीक्षित जैसे कुछ नेता हैं जो समय समय पर अपनी नाराजगी दिखलाते रहते हैं और कई बार पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं, जिससे असहज स्थिति बन जाती है। अब तक तो ये लोग कांग्रेस में ही हैं, लेकिन पद या सत्ता का लॉलीपॉप कब किसको भाजपा की तरफ कर दे, ये कोई कह नहीं सकता। वैसे भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह, जो अभी गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लगभग अपनी हर रैली में कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को उछालते थे। उनका दावा था कि वो पूरे देश से कांग्रेस के शासन को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन जिस तरह पूरे देश में भाजपा कांग्रेसियों के सहारे जीत हासिल करने में लगी हुई है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि भाजपा अब कांग्रेस वाली भाजपा बन गई है। 2014 से लेकर अब तक कांग्रेस के कई नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मणिपुर में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए एन बीरेन सिंह के सहारे भाजपा ने सरकार बनाई। उत्तराखंड में चुनाव से पहले कांग्रेसी रहे सतपाल महाराज, उनकी पत्नी अमृता रावत, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, प्रणव सिंह, केदार सिंह रावत, प्रदीप बत्रा, रेखा आर्य भाजपा में शामिल हो गए। और चुनाव में भाजपा की जीत हुई तो सोशल मीडिया पर एक चुटकुला भी चला कि जीत तो कांग्रेसियों को मिली है, बस चुनाव चिन्ह बदल गया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में लंबे समय तक रहे नारायण दत्त तिवारी, रीता बहुगुणा जोशी, अमरपाल त्यागी, धीरेन्द्र सिंह, रवि किशन समेत कई अन्य नेता भाजपा में शामिल हो गए। गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक विजय पाई खोट, प्रवीण जानते और पांडुरंग मदकाईकर भाजपा में शामिल हो गए और बाद में 15 में से 10 कांग्रेस विधायकों को भाजपा ने अपने साथ मिला लिया और कांग्रेस अल्पमत में हो गई। कुछ ऐसा ही खेल अरुणाचल प्रदेश में खेला गया, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 42 विधायक जीते थे, लेकिन अधिकतर बाद में भाजपा के साथ हो गए। असम में हेमंत बिस्व शर्मा, पल्लव लोचन दास, जयंत मल्ल बरुआ, पीयूष हजारिका, राजन बो ठाकुर, अबू ताहिर बेपारी, बिनादा सैकिया, बोलिन चेतिया, प्रधान बरुआ और कृपानाथ मल्ल जैसे नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। वहीं 2014 चुनाव के पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, जगदम्बिका पाल, डी पुरंदेश्वरी, कृष्णा तीरथ समेत ढेर सारे कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हुए और मंत्री पद पाकर धन्य भी हुए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे समेत कई नेता भाजपा में आए। पूर्व विदेश मंत्री रहे एसएम कृष्णा भाजपा में शामिल हुए। इधर गुजरात में हाल ही में राज्यसभा चुनाव से पहले कई विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का एक गीत है इश्क वाला लब।
वैसे तो अब भाजपा का हाल भी वही हो गया है। सत्ता की मोहब्बत में डूबी भाजपा के लिए अब न राजनीतिक विचार मायने रखते हैं न विचारधारा। इसीलिए अब वो कांग्रेस वाली भाजपा बनती जा रही है, बिल्कुल इश्क वाले लव की तरह। खैर, अंतिम मुगल शासक और मशहूर शायर बहादुर शाह जफर का एक शेर याद आता है कि इतना न अपने जामे से बाहर निकल के चल, इतना न अपने जामे से बाहर निकल के चल, दुनिया है चलचलाव का रास्ता संभल के चल। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।